वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 81। आरुष को बुरा लग रहा था कि राध्या ने उसे इग्नोर किया था। सान्वी ने लड़कों के लिए एक कमरे में ही गद्दे बिछा दिए थे। कुछ देर बाद सभी लड़के उस कमरे में गए तो पूरे कमरे में गद्दे बिछे हुए थे, पर वो सभी एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि वो सभी कभी जमीन पर नहीं सोए थे। पर वो सभी एक कोने में जाकर लेट गए। सभी लेटे हुए थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी। विवेक ऊपर सीलिंग को घूरते हुए बोला, मुझे ये सा लग रहा है कि अरमान मेरा बच्चा है। विवेक के बोलने से सब विवेक को देखने लगे। राज बोला, तभी मैं सोचूं बचपन में तू भी ऐसा ही दिखता था। राज सोचते हुए बोला, एक मिनट, तूने ये कांड कब किया? विवेक नजरें चुराने लगा। कबीर उसे फटकारते हुए बोला, अब बोल भी, क्या तुझे सांप सूंघ गया है? विवेक धीरे धीरे अपनी और आस्था की शादी से लेकर क्या क्या हुआ है सब बता दिया। तन्मय उसे तकिया फेंक कर मारा, तू हमें अब बता रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। विवेक बोला, वो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर हालात की वजह से सब हो गया और मैं एलिना के चक्कर में सब नकारता रहा। पर कब मुझे आस्था अच्छी लगने लगी पता ही नहीं चला। आरुष बोला, अब जो गलती की है उसे हम सबको सुधरना होगा और अरमान के बारे में हमें जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। वो सभी बातें कर रहे थे, तब उन्हें बाहर से आवाज आई। मयूरी अरमान को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए बोल रही थी, छुटकू तुम रुक जाओ, तुमने हमारी पूरी ड्रेस खराब कर दी। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे मौसी, मुझे पकड़ना बैंक नमकीन है। राध्या चिल्लाते हुए बोली, आरू उसे नामुमकिन कहते हैं, नमकीन नहीं है। हाँ मौसी, मैं याद रखूंगा। आस्था चिल्लाते हुए बोली, दोनों के दोनों शांत हो जाओ। पर दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आस्था फिर बोली, अरू अगर आप नहीं रुके तो मैं आपकी सारी मौसी को जल्दी घर भेज दूंगी और तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी। इतना सुनते ही अरमान रुक गया और अपना मुंह फुलाकर जाकर सान्वी की गोद में अपना मुंह छुपा लिया। सान्वी उसका सिर सहलाते हुए बोली, अरे मेरे अरू को क्या हुआ? आपकी सान्वी मौसी के होते हुए कोई आपको कहीं नहीं भेजेगा। अरमान जल्दी से अपना सिर उठाकर सान्वी को देखने लगा। सान्वी उसके गोल गोल गालों पर अपने हाथ रख उसे किस कर ली। अरमान बोला, मौसी मुझे नींद आ रही है। सान्वी उसे गोद लेकर कमरे में चली गई। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी बाहर की चहल पहल सुन सकते थे। वो निराश थे क्योंकि वो भी उनके साथ शामिल होकर हर खुशी जीना चाहते थे। कुछ देर में आवाज आना बंद हो गई। कबीर बोला, लगता है सब सोने चले गए। कुछ देर में वो सभी भी सो गए। रात को 2 बजे आरुष सो रहा था जब कबीर ने उसके ऊपर पैर रख दिया। दूसरी तरफ से विवेक ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, जिससे आरुष की नींद खुल गई। उसने दोनों को अपने ऊपर से हटाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर कुछ देर में वो दोनों फिर आरुष के ऊपर हाथ पैर रख दिए। अब आरुष परेशान होकर उठ गया और दोनों को घूरने लगा, पर वो सभी घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। आरुष को प्यास लगी तो वो कमरे से बाहर आ गया। वो किचन की ओर जाने लगा, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था। पर उसने देखा कि किचन से रोशनी आ रही थी। वो उस ओर बढ़ गया था। आरुष दरवाजे के पास खड़ा होकर अंदर देखा तो राध्या जग में पानी भर रही थी। आरुष धीमी रोशनी में भी राध्या का चमकता हुआ चेहरा देख सकता था। उसने राध्या को देखा जो पहले से काफी यंग हो गई थी। पीले रंग के सूट सलवार में गूंथ कर बंधी हुई चोटी, कुछ बाल हवा से चेहरे पर आ रहे थे। गुलाब जैसे होठ,
आरुष का मन किया कि वो जाकर राध्या से लिपट जाए और अपने होठों की 5 साल की प्यास बुझा ले, पर वो खुद पर काबू कर रहा था। जब राध्या मुड़ी तो उसने दरवाजे के पास परछाई देखी। उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसने लालटेन उठाकर दरवाजे के पास देखा तो आरुष वहां खड़ा था। राध्या आरुष को देख शांत हुई और वहां से जाने लगी, पर वो वहां से जाती आरुष बोला, मुझे प्यास लगी है। राध्या रुक गई और वापस किचन की ओर जाकर एक गिलास में पानी भरकर आरुष को दे रही थी, पर आरुष कब से उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर रहा था। वो ठीक से उसे नजर उठाकर उसे देख भी नहीं रही थी। आरुष से ये सहा नहीं जा रहा था। उसने आस्था के हाथों को पकड़ा जिसमें उसने पानी लिया था और दूसरे हाथ से पानी लेकर किचन के स्लेव पर रख दिया और राध्या को फ्रिज से सटा दिया और बिना परमिशन के अपने होठों को राध्या के होठों पर रख दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि राध्या कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले आरुष ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर भी वो छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आरुष ने जैसे अपनी सूध बुद्ध खो दी थी। इतने सालों बाद राध्या का स्पर्श उसे आकर्षित कर रहा था जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आरुष धीरे धीरे और पैसिनेट होते जा रहा था। इतनी देर से किस करने की वजह से राध्या सांस भी नहीं ले पा रही थी। राध्या की तकलीफ समझते हुए आरुष ने अपने होठ राध्या के होठ से अलग किए, पर वो राध्या से दूर नहीं हुआ। राध्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो इंसान जो उससे सब कुछ खत्म कर चुका था, किस हक से वो उसके उतना पास गया। आरुष के हाथ राध्या की कमर पर था। राध्या की आंखों से आंसू नीचे गिरे तो आरुष ने वो देख लिया। उसे फिर से अपने दिल में दर्द हुआ। आरुष ने राध्या के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया तो राध्या की आंखें लाल हो चुकी थी। राध्या ने एक जोर का धक्का आरुष को मारा जिससे आरुष गिरते हुए बचा। राध्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी से दूर तो है हम। वो क्या फिर से तुम्हारी फैमिली को कुछ हुआ है जो इस बार हम पर इल्जाम लगाने आए हो? देखो मिस्टर आरुष खुराना, हम अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो दूर रहो हमसे। वैसे भी हमारी शादी तय हो चुकी है, तो हम अपने मंगेतर को धोखा नहीं देना चाहते। आरुष जो राध्या की सारी शिकायत सुन रहा था, पर राध्या की शादी वाली बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। उसने राध्या को फिर से फ्रिज से सटा दिया और बोला, तुम मेरी बातें भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। 7 साल पहले ही मैंने तुम्हें कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा सिर्फ मेरे लिए है। दूसरा कोई अगर तुम्हें देखने की कोशिश भी करेगा तो मुझे उसकी लाइफ खत्म में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तुम शादी की बात कर रही हो ना, तो सुनो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वो भी बहुत जल्द। आरुष ऊपर से नीचे तक राध्या को देख फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, और तुम पहले से हेल्दी हो गई हो, तो तुम्हें नहीं लगता हमें जल्दी शादी करनी चाहिए? क्योंकि अब इंतजार नहीं होता। 5 साल से मेरा कमरा तुम्हारी राह देख रहा है, तो मैं जल्दी से ससुर जी से और अपने साले से रिश्ते की बात करता हूँ। राध्या आरुष की बात सुन उससे खुद से दूर करते हुए बोली, हम ये सा कभी नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, पर अब दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। आरुष ने राध्या को और कसके पकड़ लिया और गुरूर के साथ बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। फिर वो नर्म होते हुए बोला, जानता हूँ गलती मैंने की है और मैं हर वो सजा लेने को तैयार हूँ जो तुम मुझे दोगी, पर मेरे पास रहकर। इतना बोल आरुष ने राध्या को छोड़ दिया। फिर उसने राध्या के गालों पर किसकर वहां से चला गया। एपिसोड 82। राध्या उदास होकर अपने कमरे में चली गई और वहां गद्दे पर बैठ गई।
इन 5 सालों में आरुष उससे मिलने तक की कोशिश नहीं की, फिर अचानक आकर उस पे अपना हक जताने लगा। राध्या के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और मन में बोली, हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। वही आरुष इतने सालों बाद राध्या को फिर से महसूस करके बहुत खुश था, पर उसे गिल्ट भी था कि उसकी वजह से राध्या उससे इतनी नफरत करती हैं। वो मन में बोला, मैं बहुत जल्द तुम्हें मना लूंगा, फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। अगली सुबह आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय की नींद बाहर के आवाज से खुली। वो सभी जागे तो बाहर मीत दूध वाले से झगड़ रही थी। वही बाकी लड़कियां मीत को देख रही थी। मीत दूध वाले को बोलती है, ओए तेरे दिमाग में भी इस दूध की तरह मिलावट है कि? एक तो तू इतनी लेट दूध लाता, उसमें भी इसमें मिलावट करता है। वही दूध वाला मीत की आधी बातें समझता है और आधी तो उसके सिर पर से जाती है। वो मीत को परेशान होते हुए बोला, मेरी बात समझिए बहन जी। इतना सुन मीत का पारा हाई हो गया। ओए बहन जी होंगी तेरी पियो। मैं तोनू किस एंगल सा बहन जी नजर आन दिया। देख सुबह से मेरे दिमाग नी वैसे भी बैंड बजी है और ऊपर से तू मेरा दिमाग का भाजी पाला मत कर, वरना यहीं पर मैंने तुझे सूली पर चढ़ा देना है और गवाही भी खुद पुलिस स्टेशन में मैंने देना है कि ये दूध वाला दूध में मिलावट करता है। और तोनू की पता मैं ओरिजिनल भैंस का दूध पी हूँ। मेरे पेट के चाचा वो दूध बेचते हैं और तू मैंने उल्लू बना रहा है। मीत नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और वो बेचारा दूध वाला अपना सर खुजा रहा था। कोई इतना कैसे बोल सकता है? वो रोते हुए बोला, देखिए देवी जी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, पर आप ये दूध मुझे दीजिए। मैं आपको ऐसा दूध भेजूंगा कि उसमें एक बूंद पानी नहीं होगा। फिर वो मीत के पीछे आस्था को देख बोला, आस्था जी आप इतनी प्यारी तरह से बोलती है, पर आपकी 2 सहेलियां जब भी आती है मुझे इतना डर लगता है कि यमराज भी मेरे सामने आए तो मैं उनसे नहीं डरूंगा। लेकिन जिस तरह ये देवी जी और दूसरी देवी जी मुझे डरा देती हैं, सबको पता चल गया था कि ये दूसरी किस देवी की बात कर रहा है। वो मयूरी की बात कर रहा था, लेकिन अब दूध वाले की अच्छी बैंड बजने वाली थी। मयूरी किचन से आई और जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अब तो दूध वाले के पसीने छूट रहे थे। पहले तो एक थी, अब दूसरी भी आ गई। राज मीत को देख मुस्कुरा रहा था। मीत का ये डेयरिंग वाला रूप उसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। वो कॉलेज में भी किसी से नहीं डरती थी। मयूरी जाकर दूध वाले को बोली, हाँ जी, तो आप हमें कुछ कह रहे थे, बोलिए। दूध वाला झूठी हंसी हंसते हुए बोला, हम तो कह रहे थे आप दोनों हर साल आते हैं तो यहाँ चहल पहल कितनी बढ़ जाती है। कल वो राम ढाबे वाला भी आपकी तारीफ कर रहा था कि आप वहाँ जाकर उसका सारा खाना आधे दामों में चट कर जाती है। वैसे जब मैं आपके माँ बाप से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो क्या ऐसा खाए कि इतनी महान बेटियां उन्हें मिली। मीत उसे घूरते हुए बोली, तुम ताना मार रहे हो या तारीफ कर रहे हो? और आप तो कमाल है, 4 बेटियां। वह दूध वाले भैया, आपने तो भारत को आधी आबादी दे दी। मयूरी दूध वाले को डांटते हुए बोली, अब रुक जाए, वरना बाप कहलाने की उम्र में तुम्हारे बच्चे तुम्हें दादा बुलाएंगे और इस महीने की पगार आपकी कैट। वो का है कि आप जो दूध हमको देते हैं ना, उसे पीकर अरमान बिल्कुल भी तगड़ा नहीं हुआ। तो पहले दूध अच्छा लाइए और फिर पैसे ले जाना। इतना बोल मीत और मयूरी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो दूध वाला वहां से मुंह लटका कर चला गया। जब मीत मयूरी पीछे मुड़ी तो आस्था, सानवी, राध्या उसे घूर रही थी, जिसे देख वो दोनों समझ गई कि क्या होने वाला है। मयूरी अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। इतना बोल वो वहां से भाग गई। मौका देख मीत बोली, मैं अरमान को लेकर आती हूँ।
वो भी वहां से भाग गई। यहाँ घर में इतनी चहल पहल देखकर कबीर राज विवेक तन्मय आरुष बहुत खुश थे। 5 साल से वो सभी जैसे एक रोबोट बन गए थे। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो सभी बस इतना ही कर पाए कि वो सभी पैसे कमाए। लेकिन वो सब ये चहल पहल की इतना मिस करते थे। लेकिन अब उन सब ने ठान लिया था कि वो सभी अपनी गलती सुधारगे। फिर वो किसी भी तरीके से गर्ल्स को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। बाय हुक बाय कुक। वो सभी जाकर फ्रेश होकर वापस अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गए। अरमान वहां सोफे पर बैठकर दूध पी रहा था। उसने उन सबको बाहर आते देखा तो बोला, अंकल आप चले गए। उसकी बात पर चारों मुस्कुरा दिए। विवेक जाकर अरमान को गोद में उठा लिया और उसे किसकर बोला, चले नहीं गए, आ गए, ये से बोलते हैं। अरमान की दूध पीते हुए मुझे बन गई थी। उसने विवेक को गालों पर किसकर बोला, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा। विवेक के गालों पर दूध के धब्बे लग गए, पर उसे बुरा नहीं लगा। वो कहीं ना कहीं जानता था कि अरमान उसी का बेटा है, पर वो कन्फर्म होना चाहता था ताकि वो दोबारा आस्था को हट ना करे। हॉल में अरमान के अलावा कोई नहीं था। वो सभी वहां से चले गए। कुछ देर में आस्था ने वो कमरा देखा जिसमें सभी लड़के रुके हुए थे, तो वहां कोई नहीं था। आस्था ने अरमान से पूछा तो उसने बताया वो सभी अपने घर चलें। आस्था कुछ नहीं बोली। ऑफिस में जब विवेक काम कर रहा था तब उसके लैपटॉप पर एक रिपोर्ट आई जिसे देख वो एक स्माइल करते हुए बोली, फाइनली अरमान मेरा बच्चा है। और आस्था तुम भी मेरी वाइफ हो, तो क्यों ना अपनी वाइफ को अब उसके ससुराल ले जाया जाए। और बेटा आपको भी अपने पापा के पास आ जाना चाहे। एपिसोड 83। 2 दिन बाद मीत कुछ सब्जियां लेने बाजार गई थी। जब वो मार्केट से बाहर आई तो एक लंबी रफ्तार से कार उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे मीत डर गई थी। अचानक कार का ऊपर का बोनट ऊपर हुआ और उस कार में बैठा शख्स मीत को कार में खींच लिया। मीत इस हमले से डर गई। वो आदमी कार की रफ्तार को बढ़ा दिया और मीत को देख मुस्कुराने लगा। जब मीत ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे राज का चेहरा नजर आया। एक पल को तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो राज की गोद में बड़े अनमने ढंग से पड़ी थी। फिर जाकर उसे यकीन हुआ। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो मीनू। राज ने फिर से उसे गोद में खींचकर बोला, शांति से बैठी रहो वरना गिर जाओगी। पहले मुझे नीचे उतारो। पर राज ने उसकी बात को इग्नोर करके कार एक सुनसान पहाड़ के पास ले आया। इस बीच मीत ने कई बार उठने की कोशिश की पर राज ने उसे हिलने भी नहीं दिया। जब कार रुकी तो राज ने कार को खोल दिया, जिससे मीत तुरंत बाहर आ गई। वो गुस्से में राज को देख रही थी। राज एक नर्म आवाज बोला, सॉरी मीत, पर मीत ने उसे एक कड़वी मुस्कान दी और बोली, सॉरी बोलने के लिए तुमने काफी जल्दी का मुहूर्त निकाला। राज मीत की नाराजगी अच्छे से समझता था, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास था। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? मौका? ये बात तुम पर अच्छी नहीं लगती, जिसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। क्या तुमने मुझे एक मौका दिया था अपनी बात रखने का? तुमने बस फैसला किया और छोड़कर चले गए, और अब तुम मुझसे मौका मांग रहे हो। देखो राज, मैं फिर कभी तुम्हें अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। तुमने अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो मैं सोच भी नहीं सकती, और तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। हमारा रिश्ता उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरे ऊपर शक किया था, पर उस बात को मैं भुला चुकी हूँ। तुम्हारा प्यार भी। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले, पर अब मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहती।
मीत ने दिल पर पत्थर रखकर राज से ये सब कहा था। सिर्फ उसे ही पता था कि उसने इन 5 सालों में उसे कितना याद किया था। राज को मीत की बात सुन बहुत बुरा लगा। वो जाकर मीत को गले लगा लिया, पर मीत ने अपने हाथों को रोक लिया। वो वैसे ही खड़ी रही। राज बोला, जानता हूँ इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं अपना सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। मीत बोली, इन सब का कोई फायदा नहीं। मेरी शादी के लिए पापा जी लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मीत की शादी वाली बात सुनकर राज को गुस्सा आ गया। वो मीत से अलग हुआ और बोला, तुम्हें क्या लगता है ये मैं होने दूंगा? इन 5 सालों में ये सा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़ किसी और से शादी कर लो। ये मैं नहीं होने दूंगा, भले ही तुम मुझे माफ ना करो। मीत कुछ नहीं बोली। उसने ये से रिएक्ट किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राज उसके हाथों को पकड़ बोला, मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें मानने के लिए। मीत कुछ न बोली। कुछ देर की खामोशी के बाद वो सिर्फ इतना बोली, मुझे घर जाना है। राज बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। पर मीत मना करते हुए बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोल वो वहां से जाने लगी, पर राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत होते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मीत ने अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, तुमने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया है। इस बार संभल गई, दोबारा नहीं संभल पाऊंगी। वो वहां से जाने लगी, पर राज ने कहा कि ये जगह सुनसान है, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। इस बार मीत राज की बात मान गई। वो दोनों वहां से निकल गए। राज मीत को देखता, पर मीत ने एक बार भी उसे नहीं देखी। राज को पहले की याद आई, कैसे मीत हमेशा उसके आगे इतना बोलती थी, पर अब वो उसे देखना भी नहीं पसंद करती। शायद यही कर्मा है। वही स्कूल में आस्था पढ़ा रही थी। जब ब्रेक हुआ तब सभी बच्चे बाहर चले गए। वही सारे टीचर भी स्टाफ रूम में थे। आस्था जैसे क्लास से निकलने को हुई तो किसी ने उसे क्लास में खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। आस्था को दरवाजे से सटा कर खड़ा कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आस्था डर गई। जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा तो गुस्सा होकर बोली, विवेक, ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। वो कोई और नहीं विवेक था। वो आस्था को बहुत प्यार से देख रहा था, पर वही आस्था विवेक को घूर रही थी। विवेक ने देखा आस्था ने सिंपल नीले रंग की साड़ी पहनी थी। ये स्कूल का रूल था कि सभी टीचर साड़ी पहनेगी। साड़ी में प्लेट लगे हुए थे, जिस वजह से आस्था की कमर थोड़ी खुली हुई थी। विवेक ने आस्था की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। आस्था एक पल को विवेक की दीवानगी देख हैरान थी, पर आस्था जल्दी से होश में आ गई। विवेक, छोड़ो मुझे, तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? विवेक आस्था के और पास खींचते हुए एक दिलकश आवाज में बोला, मेरी वाइफ इतने सालों से मुझसे दूर थी, तो क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? विवेक के दूसरे हाथ आस्था के गर्दन पर घूम रहे थे। आस्था लगातार छूटने की कोशिश करते हुए बोली, विवेक, छोड़ो मुझे और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वाइफी, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। विवेक आस्था के होठों पर उंगली फिराते हुए बोला, और जब तुम मेरे पास आओगी तभी तो मेरे बेटे को उसकी छोटी बहन मिलेगी। वो क्या है ना, 2 बच्चे अच्छे होते हैं। अब मेरा बेटा तो हमेशा तुम्हारे साइड ही रहता है, तो मेरी बेटी तो मेरे साइड ही रहेगी। तो बोलो, कब चल रही हो अपने ससुराल? अगर तुम ना भी कहोगी तब भी मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपने पास रखूंगा। और मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ये बात हम पूरी जिंदगी लड़ेंगे, पर अपने घर,
अब बोलो कब चल रही हो मेरे साथ। मैंने अरमान के लिए कमरा भी तैयार कर दिया है और हमारा कमरा भी तैयार है, बस तुम्हें उसे सजाना है। आस्था का तो सर घूम रहा था विवेक की बात सुनकर। उसने अभी हाँ या ना में जवाब भी नहीं दिया और विवेक ने पूरा प्लान बना लिया है। आस्था घूरते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहीं नहीं जा रही और ना मेरा बेटा कहीं जाएगा। हाँ तो मुझे एक बेटी दे दो, विवेक आंख मारते हुए बोला। आस्था फिर उसे धकेलते हुए बोली, कितने बेशर्म को हो तुम। देखो जाओ यहाँ से वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला दूंगी। पर विवेक को आस्था की धमकी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और क्या कहोगी उन सब से कि मेरा पति मुझे अपने साथ क्लास में बंद करके मुझे छेड़ रहा था। आस्था चुप हो गई। विवेक आस्था के चेहरे के करीब जा रहा था, जिससे आस्था की आंखें अपने आप बंद हो गई। विवेक आस्था के कान के पास जाकर बोला, सॉरी, आगे से तुम अगर गुलाम बनाकर रखोगी तो वैसे ही रहूंगा, पर तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुझे मेरा बच्चा और बीवी चाहिए। एपिसोड 84। विवेक ने आस्था को गले लगा लिया, पर आस्था की ओर से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर विवेक दुखी हो गया। पर उसने अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल रखा। वो किसी भी कीमत पर अब आस्था को हट नहीं करना चाहता था। विवेक आस्था से अलग हुआ। वो बोला, तुम इतनी जल्दी तो नहीं मानोगी, पर मैं इंतजार करूंगा। वो आस्था जैसे माथे पर किस करने गया, वैसे ही आस्था ने अपना चेहरा घुमा लिया, पर विवेक ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने फिर भी आस्था के साइड पर किस कर दिया। विवेक आस्था के होठों को देख रहा था। वो उसे किस करना चाहता था, पर आस्था की परमिशन से उसने खुद को रोक लिया। वो बोला, आज मुझे कुछ काम है, पर कल मैं अरमान को और तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। फिर वो नाटक करते हुए अपने सिर से पसीने पोंछ बोला, आह कितना बोझ है मुझ पर। अब ऑफिस के साथ साथ बीवी बच्चों का भी ध्यान रखना है। उसने बोलते हुए आस्था को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। विवेक ने अपने 32 दांत दिखाते हुए धीरे से दरवाजा खोला और वहां से भाग गया। आस्था को ये देख हंसी आ गई, पर वो शांत रही। वो क्लास से निकलकर स्टाफ रूम में चली गई। यहाँ मयूरी को भूख लगी थी, इसलिए उसने बाहर से जाने का सोचा, पर उसके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो अकेले ही बाहर चली गई। मीत रास्ते पर चल ही रही थी, तब उसे रास्ते पर गोले वाला दिखा। वो जल्दी से वहां जाकर अपने लिए काला खट्टा गोला बनवा लिया और वहां से निकल गई। कुछ देर में उसने पूरा गोला खत्म कर दिया। अब जाकर वो एक कैफे में गई, एक जिसमें सिर्फ एक ही कस्टमर थे। मयूरी जाकर एक कोना पकड़कर बैठ गई। वेटर ने मेन्यू दिया तो मयूरी ने सब कुछ एक एक प्लेट मंगा लिया। वो वेटर भी हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की फिगर भी 0 है, इतना कैसे खा सकती है। कुछ देर में मयूरी का खाना आ गया। मयूरी ने खाना चालू किया, पर कोई था जो मयूरी को देख रहा था। वो मयूरी को देख मुस्कुरा रहा था, पर मयूरी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। कुछ देर में मयूरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब उसने बिल मंगाया तो वेटर आकर बोला, मैडम आपका बिल पे हो चुका है। मयूरी हैरानी से बोली, पर मेरा बिल किसने पे किया? तो वेटर ने उंगली दिखाते हुए बोला, देखिए वो सर बैठे हैं ना, उन्होंने किया। कबीर पीछे बैठा हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मयूरी खड़ी हुई और कबीर के पास पहुंची। पहले तो उसने शांति से बात करने की सोची, पर जैसे उसने कबीर का चेहरा देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गई। वही कबीर मयूरी को देख काफी खुश था, पर मयूरी की बात सुन उसे बुरा भी लगा। जब मयूरी ने कबीर को देखा तो उसने वेटर को बुलाया। वेटर आया तो उसने वेटर को देखते हुए बोली, आपसे किसने कहा था कि कोई अजनबी हमारा बिल पे करे तो आप उससे पैसे ले ले?
आपको एक बार हमसे पूछना चाहिए था। कबीर मयूरी को इतनी गुस्से में बोलता देख खड़ा हुआ और बोला, मयूरी शांत हो जाओ, हम बाहर चलकर बात करते हैं। मयूरी गुस्से में कबीर को देख बोली, देखिए मिस्टर, अपनी हद में रहे। ना हम आपको जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, और आपको किसी ने हक दिया किसी लड़की का बिल बगैर उससे पूछे पे करे? या आपको हर लड़की का बिल पे करना पसंद है? पर आपको मैं बता दूं, हम पैसे वाले लोगों से दूर रहते हैं, तो हमसे कोई रिश्ता ना ही बनाए तो अच्छा होगा। मयूरी ने पैसे निकालकर कबीर के टेबल पर रख दिए और बोली, आगे से अपने पैसों का रोब हमें मत दिखिएगा। इतना बोल मयूरी वहां से निकल गई। कबीर को काफी गुस्सा आ रहा था। मयूरी कितना कुछ उसे सुनाकर चली गई, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी मयूरी के पीछे गया। मयूरी जा रही थी जब कबीर उसे खींचते हुए कार में लाकर बैठाने लगा, पर मयूरी अपने हाथ से कबीर के सीने पर मारने लगी। कबीर ने मयूरी को उठाकर कार के पीछे पटक दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार लेकर अपने होटल की तरफ निकल गया। जल्दी ही वो होटल पहुंच गया। मयूरी को अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट से अपने रूम नंबर की ओर चला गया। इस बीच मयूरी ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर कबीर ने उसे एक मौका नहीं दिया। मयूरी को लाकर बेड पर छोड़ दिया और रूम को लॉक कर दिया। फिर वो मयूरी की मुड़ा तो मयूरी उसे गुस्से में देख रही थी। वो मयूरी के पास आया तो मयूरी बोली, अब क्या चाहते हो तुम? सब कुछ खत्म हो तो गया है, फिर क्यों तुम हमें चैन से नहीं रहने देते? कबीर मयूरी को चेहरे को पकड़कर बोला, तुम बहुत बोलती हो। तुम समझती क्या हो खुद को? इस तरह सब कुछ खत्म करना इतना आसान है? इन 5 सालों में हर पल तुम्हारे बिना कितना तड़पा हूँ। एक रोबोट से भी ज्यादा खुद को बिजी रखा ताकि तुम्हें भूल सकूं, पर नहीं हो पाया। मयूरी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मयूरी ने एक कड़वी मुस्कान दी और अपने कोनों के आंसू को साफ कर बोली, कबीर, जो प्यार तुमने किया उसे प्यार नहीं कहते। तुम कैसे भूल सकते हो? हमने तुम्हें पैसों के लिए प्यार किया था और हमने तुम्हें धोखा भी दिया। इतनी जल्दी तुम हमें माफ कैसे कर सकते हो? मयूरी ने कबीर का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखी और बोली, कबीर, इतना बड़ा धोखा दिया हमने तुम्हें, आज हमें मारने की कोशिश नहीं करोगे? लो मारो हमें, हमें कैरेक्टर लेस कहो, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। हमारा प्यार बस पैसों के लिए था। क्या करते, कभी इतना अमीर लड़का नहीं फंसा था। कबीर मयूरी के अंदर उठ रहे तूफानों को अच्छे से समझ रहा था। सब उसकी गलती थी। उसने मयूरी के गर्दन से अपने हाथ हटाए और मयूरी के दोनों हाथों को पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सॉरी, पर अब अपनी बेरंग जिंदगी को फिर से रंगना चाहता हूँ। जब तक तुम साथ थी सब कुछ बहुत खूबसूरत था, पर अब तो ऐसा लगता है मेरे आसपास के सारे रंग चले गए हैं। तुम्हारी सारी शिकायत सुनूंगा। अगर तुम कहोगी घर की सफाई करने को तो वो भी सीख लूंगा। पर मयूरी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ। एक पल को तो कबीर पर मयूरी को तरस आ रहा था, पर उसे पहले की कड़वी याद भुलाई नहीं जा रही थी। वो फिर से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, वो भी तब जब उसके बाबा उसके लिए लड़का खोज रहे हैं। उसने कबीर से अपने हाथ अलग किए और बोली, कबीर, भूल जाओ सब, अब तुम बहुत आगे निकल चुके हो और मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो भी तब जब बाबूजी मेरे लिए रिश्ता खोज रहे हो। मैं उनकी ही मर्जी से शादी करूं। NGI एपिसोड 85। बाबूजी मेरे लिए लड़का खोज रहे हैं, इसलिए अब हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मयूरी की बात सुन कबीर को गुस्सा आ गया। उसने मयूरी की बाह पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, एक बात समझ लो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ
कैसे तुम किसी और से शादी करती हो? उसने मयूरी को झटके से छोड़ दिया और सीधा बाथरूम में चला गया। मयूरी कुछ देर वहां रहकर खुद के आंसू को काबू करने लगी और फिर वहां से निकल गई। कबीर जब बाहर आया तो उसे मयूरी कहीं नजर नहीं आई। उसने सब जगह चेक किया और लास्ट में वो रिसेप्शन पर गए तो उसे पता चला कि मयूरी वहां से जा चुकी हैं। कबीर फिर अपने रूम में लौट आया और बेड पर लेटे हुए ऊपर सीलिंग को घूरते हुए बोला, सॉरी मयू, सारी गलती मेरी है, पर अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। इसके लिए अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ जाकर भी शादी करनी पड़ी तो मैं करूँगा, पर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। वहाँ मयूरी घर पहुँचते हुए रात हो गई थी। वो अंदर गई तो आस्था, राध्या, मीत, सानवी सब बैठे बात कर रहे थे। मयूरी भी उन लोग के पास जाकर बैठ गई। राध्या मयूरी के चेहरे को देख बोली, मयू क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? तब आस्था बोली, कहीं कबीर ने तो तुम्हें परेशान नहीं किया? तब मयूरी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? तब मीत बोली, क्योंकि आज राज ने भी मुझे परेशान किया और विवेक स्कूल तक पहुंच गया था। मयूरी हैरान थी। सानवी बोली, जब सब कुछ इन लोगों ने खत्म कर दिया तो क्यों हमें शांति से नहीं जीने देते? राध्या कुछ सोचते हुए बोली, 1 महीने हमें आए हुए हो गए हैं, हमें लगता है कि अब हमें अपने घर जाना चाहिए। राशा की बात सुन आस्था परेशान होते हुए बोली, पर तुम सब ये से नहीं जा सकते, हम लोग 2 महीने तक तो एक साथ रहते हैं ना। सानवी आस्था को समझाते हुए बोली, आस्था बात समझो, सच अगली बार जब हम लोग आएंगे तब सब साथ में रहेंगे, पर अभी यहाँ रहना और बार बार उन सब से टकराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सा लगता था किसी ने गालों पर तमाचा मारा है। आस्था भी मान गई, पर पीछे से आ रहा अरमान आकर बोला, पर मौसी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अभी तो हमें बहुत जगह घूमना है। मयूरी अरमान को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तब राध्या उसे मनाते हुए बोली, अरु बेटा, हम सभी अगली बार आएंगे तो और ज्यादा दिन तक यही रहेंगे, पर अभी सब लोग घर बुला रहे हैं तो हमें जाने दो। सब एक एक कर अरमान को मनाने लगे तो वो मान गया। राध्या बोली, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। आज रात सभी खाना खाकर सो गए। रात को 12 बजे के आसपास सानवी का फोन बजा। सानवी की नींद खुल गई। उसने नींद में ही फोन उठा लिया। हेलो बोलने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई, इसलिए सानवी उठी और कमरे से निकलकर ऊपर छत पर चली गई। वहाँ वो कई बार हेलो बोली पर कोई रिप्ले नहीं मिलने पर उसने गुस्से में फोन काटकर जैसे मुड़ी तो अपने सामने अंधेरे में तन्मय को देख डर से चिल्लाने गई, पर उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई, क्योंकि तन्मय ने सानवी को कमर से खींचकर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। तन्मय धीरे से सानवी के कान में बोला, मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हटा दिया, पर सानवी की कमर को नहीं छोड़ा। अपने मुंह को आजाद देख सानवी गुस्से में तन्मय को घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस वक्त। तन्मय ने सानवी को जवाब ना देकर खुद उससे सवाल करते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? तुम ये से केस ऊपर आ गई, अगर मेरी जगह कोई और होता तो? सानवी ने तन्मय को जवाब देते हुए बोली, तुम मेरे लिए अनजान हो और कोई अजनबी मुझे पकड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तन्मय सानवी को देख मुस्कुराकर बोला, क्या बात है मिस चश्मिश, आजकल बहुत बोलने लगी हो, ऐसा क्या जादू हुआ है तुम पर? सानवी एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, वो क्या है ना, किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे थोड़ा चालाक होना चाहिए, वरना दुनिया मेरा फायदा उठाएगी। पर मुझे उस इंसान की बात बाद में समझ आई, जब उसी इंसान ने मेरा रेप किया और बदले में मेरे ऊपर पैसों का चेक फेंक कर मुझे मेरी औकात दिखाई, तब मुझे समझ आया लोग ज्ञान क्यों देते हैं।
सानवी की ये सी बात सुनकर तन्मय अंदर तक हिल गया। वो कभी सानवी के साथ वो सब नहीं करना चाहता था, पर उस वक्त सानवी को किसी और के साथ देखकर उसने बहुत कुछ सोच लिया था। सानवी को तन्मय ने अभी भी पकड़ा हुआ था और सानवी ने भी उसे दूर नहीं किया। वो देखना चाहती थी तन्मय और कितना नीचे गिर सकता है। तन्मय सानवी को देख रहा था, जिसकी आंखों में उसके लिए तिरस्कार की भावना साफ दिख रही थी। तन्मय ने जैसे सानवी के मन की बात जान ली हो। उसने सानवी को छोड़ दिया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जानता हूँ अपने गुस्से में तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया है, पर मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। पर तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। तुम जब तक खुद से दूर रखोगी मैं रह लूँगा। पर ये बात भी सच है कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे आज भी उसी दीवानगी से प्यार करता हूँ जैसे पहले करता था। बस माफ़ी मांगने आया था तुमसे, और इसके बाद मैं तुम्हें कभी हट नहीं करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और बहुत जल्द तुम मेरे साथ हमारे घर आओगी। इतना बोल तन्मय ने सानवी के माथे पर किस किया और वहाँ से दीवार कूदकर चला गया। उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि वो सानवी की कड़वी बातें सुन पाता, इसलिए वो वहाँ से जल्दी चला गया। एपिसोड 86। अगली सुबह पांचों लड़कियां उठकर नहाकर तैयार हो गई। सभी ने अपना सामान पैक कर लिया। राध्या आरुष की बात दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो घबराई हुई थी, कहीं आरुष उसके घर न पहुंच जाए। वही हाल बाकी लड़की का भी था। 10 बजे की ट्रेन थी। वो सभी तैयार होकर स्टेशन की ओर निकल गई। आस्था को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ ऑफिस में तन्मय, राज, विवेक, कबीर सभी आरुष के केबिन में बैठे थे। उन्हें खबर मिल गई थी तो राध्या, मयूरी, सानवी, मीत चली गई। आरुष मुस्कुरा रहा था। कबीर उसे देख बोला, लगता है इसको सदमा आया है। तन्मय उसे हिलाते हुए बोला, यार तू पागल है। वो सभी चली गई, अब उन्हें कैसे मनाएंगे। आरुष ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। सामने से आवाज़ आई, कैसे हो बेटा, अपना ध्यान रख रहे हो ना। आरुष मुंह फुलाकर बोला, मॉम आपको मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। आप और डैड मुझे छोड़कर इतनी दूर चले गए। आपको नहीं लगता कि अब आपको मेरी शादी करा देनी चाहिए। इतना सुनना ही था कि आरुष की माँ खुश होते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। पिछले इतने सालों से तुम्हें शादी करने को बोल रही हूँ, और आज अचानक तुम्हें शादी करनी है। आखिर बात क्या है। आरुष शर्माते हुए बोला, मॉम मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, जल्दी से डैड के साथ आकर शादी की बात कीजिए। और मैं किसी से प्यार नहीं करता। वो तो आपने जो फोटो मुझे भेजी थी, उसी में एक लड़की पसंद आ गई। अब 1 महीने में मेरी शादी करा दो, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आरुष की माँ खुश होकर बोली, ठीक है, चलो मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाई। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से बोलकर हम दोनों आते हैं। आरुष बोला, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोला उसने फ़ोन रख दिया। कबीर, विवेक, राज, तन्मय सब आरुष को देख रहे थे। फिर चारों तुरंत फ़ोन निकालकर भाग गए। आरुष उन सब को देख हंसने लगा। फिर शांत होकर राध्या के बारे में सोचते हुए बोला, देखता हूँ मेरी जान कब तक तुम मुझसे भागती हो। आरुष खुराना आज तक हार नहीं माना। रात के वक्त आस्था का घर, आज आस्था अकेली थी। वो किचन में काम कर रही थी और अरमान आस्था के फ़ोन में गेम खेलने में बिजी था। जब दरवाजे पर नोक हुआ तो आस्था किचन से चिल्लाते हुए बोली, अरु बेटा मम्मा काम कर रही है, ज़रा देखो कौन आया है। अरमान दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक खड़ा था। अरमान विवेक को देख बोला, अंकल आप। अरमान के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। विवेक ने अरमान को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, कैसे हो चैम्प।
अरमान कुछ बोलता उससे पहले आस्था की आवाज फिर आई। अरु कौन आया है? अरमान कुछ बोलता उससे पहले विवेक उसके पास धीरे से बोला, बेटा आप खेलो, में अभी आपकी मम्मा को सरप्राइज देकर आता हूँ। अरमान ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। विवेक ने अरमान को नीचे उतारा और किचन में चला गया। आस्था ने विवेक को नहीं देखा। आस्था आवाज देते हुए बोली, अरु बेटा कौन है? वो जैसे पीछे मुड़ी तो विवेक से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले विवेक ने आस्था को पकड़कर थाम लिया। आस्था विवेक की आंखों में देखने लगी। विवेक आस्था को ही देख रहा था। दोनों होश में तब आए जब दोनों के कानों में अरमान की आवाज आई, मम्मा मुझे भूख लगी है। अरमान की आवाज सुन दोनों जल्दी से अलग होकर खड़े हो गए। आस्था अरमान के पास जाकर बोली, बस 5 मिनट बच्चा, मम्मा अभी आपके लिए खाना ला रही है। अरमान बोला, ठीक है। फिर वो विवेक को देख बोला, अंकल आप भी खाना मेरे साथ खाना, उसके बाद मैं भी पेटू वाला गेम आपके साथ खेलूंगा जैसे आप मम्मा के साथ खेल रहे थे। विवेक को अरमान की बात समझ नहीं आई तो वो आस्था को देखने लगा, पर आस्था ने विवेक को ना देख अरमान को देख बोली, उसे स्टैचू गेम बोलते हैं, पेटू नहीं। हाँ मैं ठीक है, आप मेरे लिए जल्दी से खाना लाओ। इतना बोल अरमान वहां से भाग गया। आस्था विवेक की ओर मुड़ी और घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरे किचन में घूमते हुए फ्रिज से एक सेब निकालकर खाते हुए बोला, ये मेरा भी घर है और तुम मेरी बीवी हो और वो मेरा बच्चा है, तो क्यों मैं किसी से पूछूं? आस्था जानती थी विवेक से बात करना बेकार है, इसलिए वो अरमान के लिए खाना परोसने लगी तो विवेक बोला, एक काम करो, बड़ी थाली में परोसो, आज बाप बेटे साथ में खाना खाएंगे। वैसे भी मुझे भूख लगी है, काफी दिनों से बाहर का खाकर पक गया हूँ। आस्था ने विवेक को घूरते हुए उसके लिए भी खाना निकाला और बाहर चली गई। अरमान शांति से अपनी जगह बैठा था। विवेक आकर अरमान के पास बैठ गया। आस्था ने खाना रखा और वहां से जाने के लिए खड़ी हुई, पर विवेक बोला, तुम कहाँ चली, बैठो मेरे साथ खाना खाओ। पर आस्था उसे देख बोली, मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है, तो तुम चिंता मत करो, खाना खाओ और जाओ यहाँ से। पर विवेक बोला, बिल्कुल नहीं, बैठो मैं खिलाता हूँ। पर आस्था फिर भी वहां से जाने लगी तो विवेक ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की बातों से इरिटेट होकर अरमान बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दोनों लड़ाई बाद में करना, अभी मुझे खाना खिलाओ जल्दी। विवेक बोला, बेटा एक काम करते हैं, पहले हम दोनों मिलकर आपकी मम्मा को खिलाते हैं। अरमान भी मान गया। आस्था के मना करने के बावजूद दोनों ने मिलकर उसके मुंह में खाना डाल दिया। कुछ देर में तीनों ने खाना खा लिया। आस्था अरमान को देख बोली, जाओ बच्चा ब्रश कर लो। अरमान वहां से चला गया। आस्था बिना विवेक को देखे वहां से बर्तन धोने चली गई। विवेक भी आस्था के पीछे चला गया। आस्था बर्तन को मांजकर वॉश बेसिन में रख रही थी। विवेक आकर बर्तन धोने लगा। आस्था बर्तन को मांजते हुए बोली, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। पर विवेक कहा, आज मैं यही रहूंगा और मैं धीरे धीरे सारे काम करना सीख जाऊंगा, और तुम कब तक अरमान से छुपा कर रखोगी कि मैं उसका डैड हूँ? जब मेरा ही बेटा मुझे अंकल बुलाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बीवी मुझे पति नहीं मानती, बेटा बाप को अकल बोलता है, कितना बुरा लगता है मुझे। विवेक एक बच्चे की तरह आस्था से शिकायत कर रहा था। उसने सोच लिया था, जो चीज आस्था को हट हो उसे वो नहीं करेगा, और गुस्सा तो कुएं में डालकर आएगा। पहले भी उसने आस्था के साथ इतना बुरा किया, सिर्फ एक धोखेबाज लड़की की वजह से। आस्था कुछ नहीं बोली। दोनों ने बर्तन धो लिए। आज आस्था और अरमान बेड पर सोने जा रहे थे, क्योंकि अब राधा, मयूरी, मीत, सानवी सभी चले गए थे।
पर वो जा पाती उससे पहले अरमान बोला, मम्मा अंकल अकेले सोएंगे तो उन्हें डर लगेगा। एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे वाले रूम में गद्दे बिछाकर सो जाते हैं, जैसे मौसी के साथ सोते थे। आस्था मना करने जा रही थी, तब तक विवेक अरमान के पास आकर बोलता है, हाँ बेटा मुझे रात में डर लगता है, मैं भी अपनी मम्मा के पास सोता हूँ, पर वो यहाँ नहीं आ सकती, अब मैं क्या करूँ। विवेक बेचारा वाला मुंह बनाकर बोल रहा था। अरमान आस्था को देखते हुए बोला, देखिए मम्मा अंकल को डर लगता है। कोई बात नहीं अंकल, आप मेरी मम्मा के पास सो जाइए जैसे मैं सोता हूँ। चलिए। अरमान विवेक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। आस्था दोनों को घूर रही थी। विवेक उसे आंख मारकर बाहर निकल गया। आस्था मन में दांत पिसते हुए बोली, दोनों बाप बेटे नौटंकी है, इन दोनों को सीधा करना पड़ेगा। आस्था भी उन दोनों के पीछे कमरे में चली गई। विवेक ने कमरे में गद्दे पहले ही लगा दिया था। आस्था अरमान को लेकर लेट गई। विवेक भी अरमान के दूसरे साइड लेट गया। अरमान बोला, अंकल आपको कहानी आती है क्या? विवेक बोला, हाँ मुझे आती है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर वो एक सुपर हीरो की कहानी उसे सुनाने लगता है। बीच बीच में वो देखता है कि अरमान को नींद आ रही है या नहीं, और इस बीच आस्था को जितनी बार भी नींद आती, विवेक छुपके से उसे कभी कमर को सहलाता, कभी होठों को तो कभी गर्दन को, जिससे आस्था की नींद टूट जाती। आस्था विवेक की हरकतों को कब से नोटिस कर रही थी। रात को लाइट भी चली गई थी। जब विवेक ने देखा कि अरमान सो गया है, तो वो जल्दी से उठकर आस्था के पास जाकर सो गया। आस्था उसे देख बोली, विवेक ये क्या कर रहे हो? विवेक ने अपने हाथ आस्था की कमर में डालकर अपने पास खींच लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, वरना मेरा मूड बदल गया तो हम दोनों को दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। आस्था भी चुप होकर आंखें बंद कर ली। एपिसोड 87। अगली सुबह जब अरमान उठा तो वो देखा विवेक आस्था एक साथ सो रहे थे। अरे अंकल तो रात को मेरे पास सो रहे थे, फिर मम्मा के पास कैसे पहुंच गए? यहाँ अरमान को थोड़ा जलन भी हो रही थी, क्योंकि आस्था के पास वो ही इतना क्लोज होकर सोता था। अरमान बोला, मम्मा उठो, मुझे तैयार करो। अरमान की आवाज़ सुनकर दोनों की नींद खुली। जब आस्था ने देखा कि वो विवेक के इतना करीब सो रही है तो वो जल्दी से उठने को हुई तो विवेक ने उसे कमर से पकड़ कर रखा है। आस्था के हिलने से विवेक की भी नींद खुल गई। आस्था ने विवेक का हाथ अपनी कमर से हटाया और अरमान को देख बोली, अरु चलो जल्दी से मेरे पास आओ। अरमान जल्दी से उठकर आस्था के पास जाकर उसकी गोदी में बैठ गया और अपना सिर आस्था के कंधे पर रख बोला, मम्मा आप तो मेरे पास सोते हो तो अंकल आपके पास कैसे सो गए? आस्था अरमान को समझाते हुए बोली, बच्चा मम्मा को नहीं याद अंकल उनके पास कैसे आ गए। चलो जल्दी से नहा लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। वो अरमान को गोद में लेकर चली गई। विवेक आस्था और अरमान को देख मुस्कुरा रहा था। ये दोनों उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसकी खातिर विवेक अपनी जान भी दे सकता है। कुछ देर में वो तैयार होकर बाहर आया तो हॉल में कोई नहीं था। वो किचन में गया तो राध्या नाश्ता बना रही थी और अरमान किचन की स्लेव पर बैठा चॉकलेट दूध पी रहा था। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, शायद इसलिए उन दोनों को किसी की जरूरत नहीं थी, पर विवेक को थी। उसे अभी दोनों की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। विवेक को बाहर खड़ा देख अरमान बोला, अंकल आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। आस्था ने भी विवेक को देखा, पर हमेशा की तरह विवेक को देख उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, जिस पर कोई इमोशन नहीं था। विवेक अंदर आया तो आस्था काम करते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, खा लेना। विवेक ने भी हाँ मैं जवाब दिया। अरमान विवेक को ध्यान से देख रहा था।
विवेक ने ये नोट्स किया। वो बोला, क्या बात है चैंप, तुम मुझे ये से क्यों घूर रहे हो? अरमान बोला, अंकल मैंने शायद टीवी पर देखा है और कई सारी बुक्स और पेपर में भी आप और आपके साथ 4 और लोग जो उस दिन आए थे उन्हें भी देखा है। फिर अरमान खुश होते हुए बोला, आप मुंबई से हो ना? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था। आपको पता है मेरी मम्मा भी मुंबई से है, उन्हें तो मराठी भी बोलने आती है। विवेक अरमान को गोद में लेकर बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारी मम्मा मुंबई से है, क्योंकि कल ही उन्होंने मुझे बताया था। और अब आपको जाकर स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, वरना लेट हो जाओगे। विवेक ने अरमान को नीचे उतारा और अरमान वहां से चला गया। फिर विवेक आस्था की ओर मुड़ा। आस्था अभी भी सब्जी काटने में बिजी थी। विवेक जाकर आस्था को पीछे से हक कर लिया और आस्था के कान में किस कर बोला, बेबी आज मैं मुंबई जा रहा हूँ, पर मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। विवेक की जाने की बात सुन आस्था एक बार को सुन हो गई। जैसे फिर से वो इस घर में अकेली रहेगी। जब से वो विवेक से मिली है, विवेक उसे एक अच्छे साथी की तरह ट्रीट कर रहा है, पर वो पहले की बात भी नहीं भूल पा रही थी। आस्था को चुप देख विवेक आस्था के गालों पर किस किया और बोला, मैंने बाहर कुछ गार्ड रख दिए हैं, तुम्हें और अरमान को डरने की जरूरत नहीं है। वो आस्था को छोड़कर वहां से जाने लगा तो आस्था उसे बोली, विवेक रुको। आस्था की बात सुन विवेक मुस्कुराकर रुक गया, पर वो पीछे नहीं मुड़ा। आस्था जल्दी से फ्रिज से जाकर जलेबी निकाल कर लाई और विवेक के पास जाकर बोली, इसे खा लो, तुम्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैं तुम्हें दही खिलाती पर घर पर दही नहीं है। विवेक ने दही लिया और आस्था के सर पर किसकर बोला, मैं अपनी सारी गलती के प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ रहकर मुझे सारी सज़ा देनी होगी और मुझे भी तुम्हें सज़ा देनी है। तुमने इतने सालों तक अरमान को अकेले ही पाला, मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को मुझसे दूर रखने के लिए। मैं तुमसे तो बदला लूंगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। आस्था उसे जाते हुए देख रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, उसे भी नहीं पता। विवेक, आरुष, कबीर, तन्मय, राज सभी एयरपोर्ट पर निकल गए थे। विवेक ने सोच लिया था कि वो अपने प्रेनस को आस्था और अरमान के बारे में बताएगा। आस्था को पूरी इज्जत के साथ वो घर लाएगा। वही आरुष ने भी वृंदावन जाने का सोच लिया था। तन्मय ने भी अपनी मॉम से बात कर ली थी। बहुत जल्द वो अपनी फैमिली के साथ आगरा जाकर सानवी का हाथ मांगने वाला था। तो वही राज को टेंशन थी, जब वो हरियाणा मीत के पिंड जाएगा तो क्या होगा, कहीं मीत उसे भगा ना दे। कबीर भी बस मयूरी के बारे में सोच रहा था कि बस मयूरी को उसके मॉम डैड पसंद कर ले। वही न्यूयॉर्क से आरुष, विवेक से तन्मय, कबीर, राज के सभी परिवार वाले इंडिया के लिए निकल चुके थे। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि उनके बच्चे शादी के लिए मान गए। इतनी लड़कियों की फोटो भेजने के बाद फाइनली उनके बच्चों को कोई मॉडल लड़की नहीं, एक इंडियन लड़की पसंद आई थी, जिस वजह से वो सभी जल्दी से जाकर उनकी शादी करवाने वाले थे। शाम को आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी मुंबई पहुंच गए थे, पर वो सभी अपने अपने घर गए क्योंकि उन सभी के परिवार वाले आ रहे थे। इसलिए वो सभी घर जाकर नौकरों से घर की सफाई करवाई। अगली सुबह उन सभी के पेरेंट्स घर पहुंच गए थे। वही वृंदावन में पंडित जी ने पहले ही राधा के परिवार और मयूरी के परिवार वालों को बता दिया था कि लड़कियों का रिश्ता बहुत ऊंचे घर से आया है और उन्हें आपकी बिटिया भी पसंद आ गई है। दोनों परिवार वाले खुश थे। वो जैसा रिश्ता चाहते थे उनकी बेटियों को बिल्कुल वैसा ही रिश्ता मिला था, पर कोई खुश नहीं था तो वो राधा और मयूरी थी। वो दोनों ऊपर से तो सभी के साथ खुश रहते, पर अंदर ही अंदर उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आता। आगरा का भी माहौल कुछ ऐसा ही था
क्योंकि जब से सानवी की मम्मी ने कहा था कि बहुत ऊंचे घर से उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत उदास थी। वो खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती पर वो अपने दिल का हाल बयां नहीं कर पा रही थी। एपिसोड 88। मुंबई। शाम के वक्त सभी परिवार वाले विवेक के घर बैठे थे। विवेक की माँ उसे घूरते हुए बोली, तुमने ये ठीक नहीं किया। हमें लगा तुम उस अंग्रेज लड़की से प्यार करते हो और अभी कह रहे हो कि तुमने पहले ही शादी कर ली और तुम्हारा एक बच्चा भी है, और गलत फहमी की वजह से तुमने उसे हट किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि किसी लड़की से शादी करने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया और हमें बताया तक नहीं? मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, पर क्या ये से संस्कार होते हैं मॉडर्न बच्चों के? विवेक ने गलती तो की थी, इसलिए उसे डांट पड़ रही थी। आरुष की माँ शीला जी बोली, बस करो। सुषमा बचपने में गलती हो जाती हैं, उसे अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए वो तुमसे मदद मांग रहा है। अब गुस्सा थूको और जाकर अपनी बहू और पोते को लेकर आओ। सरस्वती जी कबीर की माँ बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीला, अब जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर उसे सुधार तो सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, इसे हमने ये संस्कार दिए हैं। किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करे। पता नहीं मेरी बहू और पोते किस हाल में होंगे, इसे मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं अपने पोते से मिलना चाहती हूँ। विवेक के माँ के चेहरे पर दादी बनने की खुशी साफ दिख रही थी। हालांकि कि उनकी एक बहू और थी जो बड़ी थी, पर शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें दादी बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने विवेक के मुंह से सुना कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है, तो वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। विवेक को जो डांट पड़ रही थी, उसे देख आरुष, राज, तन्मय, कबीर सब डरे हुए थे, क्योंकि अगर सबको पता चला कि उन्होंने ने भी उन लड़कियों को हट किया है, तो पक्का उनकी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। पांचों लड़के डरे सहमे से बैठे थे। उनके डेड को मानना तो आसान है, पर जहां बात रिश्तों की हो वहां उनकी मॉम्स कितनी पॉजिटिव है। शीला जी कबीर की माँ बोली, आरुष सब कुछ रेडी है ना? कल ही हमें वृंदावन के लिए निकलना है। आरुष जो कहीं खोया हुआ था, वो हड़बड़ाते हुए बोला, जी जी मॉम, सब कुछ रेडी है। सरस्वती जी कबीर की मॉम बोली, कबीर, आरुष तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? कबीर आरुष एक दूसरे को देखते हुए हकलाते हुए बोले, मॉम बहुत अर्जेंट काम है, आप तो जानती है। इतने दिनों तक दार्जिलिंग में रहने की वजह से हमारे बहुत सारे यहाँ के काम पेंडिंग है, इसलिए आप सीधा जाकर शादी तय कर दीजिए। ऐसा हो तो आप रोका कर दीजिएगा, तब तक मेरे काम भी खत्म हो जाएंगे, तो हम चारों शादी भी कर लेंगे। पर अभी बहुत काम है, इसलिए अभी नहीं जा सकते। उन चारों की बात सुनकर तन्मय की माँ बोली, तुम चारों अपनी ऑफिस से ही शादी क्यों नहीं कर लेते? ये क्या बात हुई? आखिर लड़की भी तुम्हें देखनी चाहिए, वो कैसी है, रंग रूम सीरत कैसी है? कबीर बोला, वो बहुत सुंदर है और काम भी आता है। उसके ये सब बोलने पर आरुष, तन्मय, राज, विवेक उसे घूरने लगे। तब जाकर कबीर को पता चला उसने क्या बोल दिया है। वो बात संभालते हुए बोला, मैं क्या करूँगा देखकर, आप सब जैसी लड़की पसंद करेंगे हम शादी कर लेंगे, मुझे क्या करना है रंग रूप देखकर। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। विवेक बोला, मॉम क्या मैं भी आपके साथ दार्जिलिंग चलूं? वो डरते हुए पूछा। विवेक की माँ उसे घूरते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अपने पोते और बहू को खुद लेकर आऊंगी। शीना, विवेक की भाभी, बोली, माँ क्या मैं भी चलूं देवरानी जी को लेने? शीना अंदर से आते हुए बोली। विवेक की माँ कुछ बोलती उससे पहले आरुष की माँ बोली, बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ वरदान चल रही हो अपने लिए देवरानी देखने। और जहाँ तक रही बात दार्जिलिंग जाने की, तो आपकी सास और ससुर जाकर दोनों को मना लेंगे।
तुम मेरे और सरस्वती के साथ चलो। शीना ने हाँ कर दिया। वही वृंदावन का माहौल काफी चहल पहल थी। मयूरी और राध्या के घरों में सफाई और पकवान बन रहे थे। दोनों कोई देखने बड़े शहर से लदक वाले आ रहे हैं। मयूरी की दादी शाम के वक्त मंदिर में गई थी, क्योंकि इस वक्त आरती का वक्त था। वो मयूरी और राध्या के खुशी के लिए मन्नत मांगने गई थी। घर पर राध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसने खिड़की से देखा तो मयूरी भी अपने बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। मिट्टी की गली होने के कारण सबके घर की छत काफी पास पास थी। राध्या मन में बोली, सोचा नहीं था कभी तुम्हें छोड़कर किसी और के होंगे। हम तो तुमसे बहुत प्यार करते थे, पर शायद हम दोनों का प्यार बहुत कमजोर था, इसलिए हम कभी एक नहीं हो पाए। हम कान्हा जी से दुआ करेंगे कि वो तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी दे। वही रसवीर गांव हरियाणा में भी घर में सब कुछ इंतजाम कर रहे थे। मीत अपने कमरे में दरवाजा बंद कर बैठी थी। वही बाहर मीत की मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी काम दौड़ कर रही थी। सुखविंद्र जी मीत के पापा उन्हें आराम करने को बोल रहे थे, पर मीत की मां वो बैठने का नाम ले रही थी। मीत की भाभी भी काम में लगी हुई थी, पर मीत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तब से अपने कमरे में बैठी राज की बातों को याद कर रही थी। उसने कहा था कि वो मेरी शादी किसी और से नहीं होने देगा। मीत इन्हीं ख्यालों में गुम थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर एक ना एक दिन उसे शादी करनी ही थी, इसलिए वो सबकी खुशी देखकर मना भी नहीं कर पाए। अब एक ही रास्ता था, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना, जो वो नहीं कर पा रही थी। इतने सालों में वो हर पल बस राज की बातें को याद कर आई थी। कैसे राज हमेशा उससे डर जाया करता था। उसे मीत के हर रूप से प्यार था। उसकी शैतानी भी वही झेलता था, पर अपनी जान मीत पर छिड़कता था। क्यों राज, मैं नहीं भूल पा रही तुम्हें, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक नया कल मेरा इंतजार कर रहा है। रात के वक्त मुंबई में सभी विवेक के घर पर थे। विवेक के रूम में आरुष, राज, कबीर, तन्मय विवेक के बेड पर बैठकर कब से विवेक को देख रहे, जो कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा था। विवेक से परेशान होकर तन्मय के हाथ में जो बॉल थी उसने विवेक के ऊपर मारा। विवेक चिढ़ते हुए बोला, क्या यार, एक तो मैं कब से परेशान हूँ, कहीं आस्था मेरी सारी शिकायत मॉम से कर दी तो क्या होगा। राज आराम से बेड पर टेक लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बस तुझे और आस्था को दूसरे कमरे में रखेंगी, फिर भूल जाना तेरी शादी हुई है, फिर तुझे एलिन के पास जाना होगा। राज की बात सुन विवेक का सर घूम गया। उसने वही बोल राज के ऊपर फेंक और बोला, कुछ भी अशुभ मत बोल, और इसमें उस एलिन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। और मैं इतने साल आस्था से दूर रहा हूँ, और अब कोई कमरा अलग नहीं होगा, वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। कबीर बोला, वैसे तेरे सपने अच्छे हैं, पर तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद तो भूल जा, आंटी तुझे आस्था के आसपास भी भटकने देंगी। विवेक तो पहले से घबराया हुआ था। उन सब की बातें सुन वो और घबरा गया और बोला, साले तुम जैसे दोस्त पलने से अच्छा मैं दुश्मन पाल लूं। दुश्मन सुनते ही सब होश में आ गए। विवेक आरुष को देखते हुए बोला, तूने कहा था तू रुचि के साथ कुछ करने वाला है। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, मैं सही वक्त के इंतजार में हूँ, एलिना भी आने वाली है। विवेक उसे देख बोला, तूने उसे कैसे बुलाया। आरुष ने एक शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, जाल फैला और मछली फंस गई, अब बारी है उसे तलने की। तन्मय बोला, वो तो हो जाएगा, पर अभी तक सानवी को पता चल गया होगा कि उसकी शादी मुझसे हो रही है ना। आरुष बोला, किसी को नहीं पता उनकी शादी किस हो रही है, हम सीधे उन्हें शादी के बाद ही मिलेंगे, और वो सभी जब हमें दिखेंगी उनका गुस्सा दुगना हो जाएगा। कबीर मुंह लटकाए बोला,
भाई तू चिंता क्यों करता है, हम उन्हें मना लेंगे, पर इस तरह अलग होकर उन्हें मानना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सभी शादी कर रहे हैं। एक बार वो सभी घर में आ गई तो उन्हें मनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। आरुष बोला। विवेक अभी भी परेशान था, क्योंकि आस्था और उसका बच्चा अकेले रह रहे थे। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। मेरे दोनों अनमोल रत्न, फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर, वो ठीक है, और तूने खुद दोनों के लिए बॉडीगार्ड रखे है, समझा? आरुष उसे समझाते हुए बोला। कुछ देर बातें करने के बाद वो सभी सो गए। अगली सुबह जब पांचों की नींद खुली तो वो सभी नीचे गए तो नीचे सिर्फ नौकर थे। विवेक बोला, काका सभी कहाँ है? तो काका बोले, बेटा वो सभी सुबह ही निकल गए शादी की बात करने। अब तक तो वो सभी आधे रास्ते पहुंच गए होंगे। विवेक और बाकी सबने घड़ी देखी तो उसमें 10 बज रहे थे। इसका मतलब वो सभी सुबह ही निकल गए। एपिसोड 89। वृंदावन। सुबह राधा का घर घर को अच्छे से सजा दिया गया था। मयूरी का घर भी बाहर से सजाया हुआ था। गांव में सभी को पता चल गया था कि मयूरी और राधा का रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है। 11 बजे 2 बड़ी कार उस गली में आई। सभी लोग बाहर निकलकर देखने लगे। गांव में ऐसा होता है। गाड़ी में से ड्राइवर बाहर निकलकर जाकर दरवाजा खोला। एक कार से राजन आरुष के पापा निकले, शिलाजी और शीना विवेक की भाभी बाहर आई। दूसरी कार में से सरस्वती जी, राघव जी, कबीर के मॉम डैड बाहर आए। दोनों दरवाजे के सामने लोहे के गेट थे, जहां एक तरफ जया जी और रविंद्र जी राधा के माता पिता खड़े थे स्वागत के लिए। दूसरी तरफ गेट पर नीता और घनश्याम खड़े थे, मयूरी के माता पिता। दरविंद्र जी और घनश्याम जी आगे आकर उनका स्वागत करते हुए बोले, आइए मालिक, बस कब से आपकी ही राह देख रहे थे। राजन जी दोनों से हाथ मिलाते हुए बोले, क्या आप भी हम होने वाले समधी हैं, और आप हमें मालिक कह रहे हैं? जया जी और नीता जी सरस्वती और शीला जी के पास गए। शीना जाकर जया जी और नीता जी के पैर छू ली। सब गले मिले। राघव बोले, देखिए, हम 2 लड़कियां देखने आए हैं, तो हम दोनों को साथ में देखेंगे। रविंद्र जी बोले, क्यों नहीं, हमारा घर एक ही है, आप सभी आइए। दोनों परिवार के लोग अंदर गए। रवि, राधा का भाई, सभी को नमस्ते करते हुए बोला, आइए आप सभी बैठिए। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग गए। राधा की भाभी जो पकौड़े तल रही थी। राधा अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मयूरी साड़ी पहन चुकी थी। राधा ने मेहंदी के रंग की साड़ी पहनी थी, वही मयूरी ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। दोनों दिल जोरों से धड़क रहा था। वो चाहती थी ये रिश्ता कैंसल हो जाए। दोनों तैयार हो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां जया जी खड़ी दोनों के पास आई। उनके चेहरे पर खुशी थी। वो अंदर आकर दोनों बेटियों के बलाए लेते हुए बोली, मेरी बच्चियां कितनी सुंदर लग रही है। पता ही नहीं चला कि हमारी दोनों बिटिया कब इतनी बड़ी हो गई। बस इतने बड़े घर जाकर मेरी दोनों बेटियां रानी बनकर रहेंगी। मयूरी राधा बस खड़ी अपनी मां के चेहरे पर खुशी देख मुस्कुराई, जैसे इस खुशी के लिए दोनों कुछ भी कर सकती है। जया जी बोली, सुनो, तुम दोनों नीचे जाकर ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, अच्छे से उनके सवालों का जवाब देना, समझे? चलो। दोनों राधा मयूरी को वहां से ले जाने लगी। वो दोनों उदास मन से चलने लगी, पर चेहरे पर हया और लाज की एक लकीर थी। जब दोनों सीढ़ियों से उतरने लगे तो शिला, शीना, सरस्वती ने जब आती हुई मयूरी और राधा को देखा तो खुश हो गई। शीना ने शीला जी और सरस्वती को इशारा कर अपनी सहमति जताई। राजन और राघव जी भी खुश थे कि उनकी होने वाली बहुएं इतनी सुंदर है। दोनों आकर सबके पैर छूने लगी, पर राजन जी रोकते हुए बोले, बेटा, लड़कियां पैर नहीं छूती, आइए बैठिए।
दोनों को बैठा दिया गया। शीना ने बोलना चालू किया। अच्छा तो आप दोनों क्या करती हैं? मेरा मतलब आप दोनों को खाना बनाने तो आता है ना? वो क्या है ना, मेरे दोनों देवर को खाना बनाने नहीं आता है। तो क्या आप दोनों मेरे दोनों देवर जी को संभाल लेंगी ना? शीना की बात में एक सख्ती थी, पर शीना मजाक कर रही थी। लेकिन राध्या और मयूरी तो डरी हुई थी। शिला जी शीना को बोली, शीना तुम दोनों बच्चियों को डराना बंद करो। मजाक सुनकर सभी हंसने लगे, बस राध्या और मयूरी को छोड़कर। वो दोनों अपना सिर झुकाए बैठी थी। राध्या और मयूरी तो सभी को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सरस्वती जी बोली, भाई साहब हमें आपकी दोनों बच्चियां पसंद है। हमारे दोनों बेटे काम के वजह से नहीं आ सके, इसलिए हम रोका अभी करना चाहते हैं। और हमें बस आपकी दोनों बेटियां चाहिए, और कुछ नहीं। हमारे 2 बेटे और है। हम चारों की शादी एक साथ करना चाहते हैं। तो ये शादी हम सभी राजस्थान के जैसलमेर के किले में करना चाहते हैं। अगर आप सबको कोई दिक्कत ना हो तो। रविंद्र जी खुश होते हुए बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छे परिवार में हमारी बेटी जा रही हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तय हुआ, रोका भी हुआ, जिसमें मयूरी और राध्या को साड़ी और चुनरी दी गई। आगरा में आज वहाँ के मोहल्ले में भी चहल पहल थी। सानवी के घर में शिमा जी सानवी की माँ चाय नाश्ता टेबल पर रखी। राशि जी तन्मय की माँ बोली, अरे आप इतना कुछ क्यों कर रही है? शिमा जी बोली, बस आप सभी इतनी दूर से आए हैं तो काफी थक गए होगे। राशि जी बोली, बस आपने इतना कुछ किया कि हमारी थकान गायब हो गई। अब हम दोनों अपनी बहू को देखना चाहते हैं। जी अभी लेकर आती हूँ। शिमा जी सानवी के कमरे में गई तो सानवी एक मरून सिंपल एंकली ड्रेस में अपने बेड पर बैठी हुई थी। शिमा जी जल्दी से आकर सानवी के गालों पर टिका लगा दी। किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। चलो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सानवी चुपचाप अपनी मम्मी के साथ चलने लगी। जब वो बाहर आई तब राशि जी ऋत्विक जी सानवी का मासूम और इतना सुंदर रूप देख बहुत खुश हुए। सानवी आकर दोनों के पैर छूने लगी तो राशि जी ने उसे रोक दिया और बोली, बहन जी हमें हमारी बहू बहुत पसंद है। हम आज ही रोका करना चाहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, और आपको अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकती है। राजवीर जी बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए आप सब से कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत सीधी सरल है। एपिसोड 90। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अब ये हमारी भी बेटी है। इसकी सादगी ही हमें भा गई है। बस आप जल्दी से मुहूर्त निकलवाए। रोका हुआ। शिमा जी ने पंडित जी को बुलाया। राशि जी ने तन्मय की कुंडली दिखाई। तन्मय की कुंडली में उसका राशि नाम अलग था। यही प्रॉब्लम आरुष राज तन्मय कबीर सबके साथ थी, क्योंकि कुंडली में लड़कों के राशि के नाम थे। जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया। रसवीर गांव में मीत का घर। मीत ने लाल रंग का पटियाला सलवार सूट पहना था। खुले बाल, एक साइड दुपट्टा कैरी किए हुए थी। वो अपने कमरे से बाहर देख रही थी, क्योंकि नीचे मनप्रीत जी, सुखविंदर जी और रणवीर मीत का भाई, मीत की भाभी किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। अरुण जी और नीमा जी राज की मां बैठे सभी को देख रहे थे, क्योंकि सभी ने पंजाबी ढंग से सब तैयार हुए थे। नीमा जी बोली, आप सबको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम लड़की को देख सकते हैं? उनकी बात सुन मनप्रीत जी मुस्कुराते हुए बोली, जी क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। वो जल्दी से जाकर मीत को नीचे ले आई। मीत सबके पैर छूने गई तो अरुण जी ने उसे मना कर दिया। दोनों ही मीत को देख काफी खुश हुए। सब कुछ सही हो रहा था। रोका हुआ और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। मीत का दिल अब और परेशान था, क्योंकि शादी में कुछ ही दिन बचे थे। कुछ दिनों में वो किसी और की हो जाएगी। दार्जिलिंग।
आस्था का घर। घर की बेल बजी तो आस्था ने दरवाजा खोला तो सामने विवेक के मम्मी पापा थे, पर आस्था उन्हें नहीं जानती थी। जी आप लोग कौन, कुछ काम था क्या? आस्था देख सकती थी जो लोग उसके सामने है वो काफी इज्जतदार घर से है, पर विवेक की माँ गुस्से में घर में आ गई, साथ में विवेक के पापा भी। सुषमा जी चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या समझती हो खुद को? इस तरह मेरे पोते को मुझसे दूर रखोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। आस्था अभी भी शोक में थी, ये क्या हो रहा है, पर जब उसने पोता सुना तो समझ गई कि ये विवेक की माँ है। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने बचपन से अपनी माँ से ये तो सीखा था कि अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। उसकी माँ भी उसकी दादी की हमेशा इज्जत करती है, इसलिए आस्था ने जो ड्रेस पहनी थी, दुपट्टा सिर पर रख उसने सुषमा जी और देवेश जी के पैर छुए। सुषमा जी ने अपनी कड़क आवाज में बोली, बस बस, मैं यहाँ अपने बहू और पोते को लेने आई हूँ तो जल्दी तैयार हो जाओ। आस्था ने बात टालते हुए बोली, आप दोनों बैठे, मैं पानी लाती हूँ। देवेश जी बोले, बेटा पानी हम अपने घर पिएंगे, जल्दी से सामान पैक करिए, चलिए घर चलते हैं। पर आस्था अभी भी उलझन में थी। सुषमा जी इस बार प्यार से बोली, डरो मत, मैं मजाक कर रही थी, पर ये बात भी सच है कि मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। और आस्था में जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्हारा पूरा हक है, तुम विवेक को सजा दो। पर बेटा हमने क्या किया है? बस अब कुछ दिन की ही जिंदगी है और तुम हमारे पोते को हमसे इतना दूर रखा है। आस्था के आंखों में आंसू थे। सुषमा जी आस्था के बालों को सहलाते हुए बोली, बस अब रोते नहीं, आपकी नाराजगी विवेक से है, हमसे नहीं। हम तो अपनी बेटी और पोते को लेकर जाएंगे और विवेक तो तुम वहाँ सजा देना पर अभी तैयार हो जाए। आप तैयार होइए और हमें ये बताइए कि हमारा राजकुमार कहाँ है। आस्था मुस्कुराते हुए बोली, यही कहीं खेल रहा था। वो इधर उधर देखते हुए बोली, जब तक अरमान दौड़ते हुए आया और हाफते हुए बोला, मम्मी अंडा टूट गया। उसके गाल लाल गोल मटोल जैसे, उस पर यूं मुंह बनाकर बोलना उसे और क्यूट बना रहा था। आस्था बोली, उसे अंडा नहीं डंडा कहते हैं। सुषमा जी बोली, अरे कितना प्यारा है मेरा अरु। वो जैसे उसे गोद में लेने गई, वैसे देवेश जी ने अरमान को उठा लिया। दोनों की चेहरे की खुशी साफ देखी जा सकती थी। देखा आपने, अरु बिलल विवेक की तरह दिखता है, वो भी बचपन में ये से ही गलत वर्ड बोलता था और हम उसे सुधारते थे। हमारा घर पहले जैसे हो जाएगा। विवान और विवेक तो बड़े हो गए। विवान विवेक का बड़ा भाई, शीना का हस्बैंड है। कितना प्यारा है। मैं दादी बन गई, देवेश जी बोले, और मैं दादा बन गया। अरमान अभी भी समझ नहीं पा रहा था ये सभी कौन है। अरमान आस्था की ओर देखने लगा। आस्था ने अरमान को समझाते हुए बोली, अरु ये आपके दादा दादी है। अरमान देवेश और सुषमा जी को देखने लगा और कंफ्यूज होते हुए बोला, दादा दादी। वो ये शब्द पहली बार बोल रहा था, इसलिए वो कोशिश कर रहा था। उसकी ये कोशिश देख दोनों हंसने लगे। अरमान बोला, आप मेरे पापा के मम्मी पापा हो? अरमान का सवाल सुन दोनों चुप हो गए। अरमानन आगे बोला, पर मेरे पापा कौन है? अरमान का सवाल सुन सभी चुप थे, क्योंकि अरमान ने पापा शब्द कभी नहीं कहा था और आस्था को ये बात अच्छे से पता थी। अरमान जल्दी कोई नया शब्द नहीं बोल पाता, पर उसने पापा शब्द कहाँ से सुना? वो अभी किंडरगार्टन में है। सुषमा जी बोली, आपको अपने पापा से मिलना है? अरमान ने जल्दी से हाँ बोल दिया। देवेश बो, पहले आप तैयार हो जाओ, फिर हम सब घर चलते हैं। उन्होंने अरमान को नीचे उतारा तो अरमान आस्था के पास जाकर बोला, मम्मा हम पापा से मिलने जा रहे हैं। आस्था ने बस हाँ कहा तो अरमान खुश होकर बोला, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अरमान वहाँ से चला गया।
सुषमा जी बोली, बेटा वो अभी बच्चा है, उससे उसके रिश्ते और प्यार मत छीनो। हम तुम्हें और उसे साथ में रहना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। देवेश जी बोले। सुषमा जी जैसे अपने हाथ जोड़ने गई। आस्था उन्हें रोकते हुए बोली, प्लीज ये सा मत करिए, मैं चलूंगी आपके साथ। कुछ देर में तैयार होकर सभी लोग वहां से निकल गए। मुंबई, रात का वक्त। विवेक, आरुष, कबीर, तन्मय, राज पांचों गार्डन में टहल रहे थे। जब उन सबको खाना खाने के लिए नौकर बुलाने आया, वो पांचों अंदर चले गए, पर सबके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ वहां पर। तभी बेल बजी। पांचों जल्दी से दरवाजे के पास गए तो सामने आरुष के मम्मी पापा और कबीर के पापा मम्मी थे। उन्हें देख कबीर और आरुष जल्दी से उनके पास गए, जैसे वो जानना चाहते हो वहाँ क्या हुआ। लेकिन राजन जी और राघव जी, शिला और सरस्वती जी कुछ नहीं बोले। वो सभी जाकर हॉल में बैठ गए। कबीर, आरुष उन्हें टकटकी लगाए देख रहे थे, पर वो सभी उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। पांचों खड़े हो गए। शीना भी उनके साथ थी, पर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में राज के मॉम डैड आ गए। अब तो राज भी उत्सुक था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सभी जाकर सोफे पर बैठ गए। तन्मय के माँ बाप भी आ गए, वो सभी वहीं जाकर बैठ गए। चारों लड़कों का मुंह देखने लायक था। विवेक कब से बाहर देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी आते हुए नहीं दिखा, जिस वजह से पांचों अपना मुंह लटकाए बैठे थे। उनकी फूटी किस्मत ये सी थी कि वो सभी किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। कुछ देर में आस्था के मॉम डैड अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर आते दिखे। जब विवेक ने देखा कि अरमान उनके साथ है, तो वो जल्दी से आकर बोला, डेड लाइए, अरमान को मैं सुला दूं। पर देवेश जी उसे नाराजगी में बोले, कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पोते को संभाल सकते हैं। उनके कहे शब्दों में नाराजगी और एक शिकायत थी। उसने जल्दी से बुलाकर नौकर को अरमान को देते हुए बोले, इसे अच्छे से सुला दीजिए। विवेक जानता था उसे माफी अभी नहीं मिली है। विवेक बाहर की ओर देखने लगा। आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे इस तरह से बाहर देखता देख सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर वो उसे परेशान करने के लिए नाराज होते हुए बोली, वो नहीं आई। उन्होंने ने आपको माफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने ने आने से मना कर दिया। इतना सुनते ही विवेक उदास हो गया। वो कब से आस्था का इंतजार कर रहा था, पर आस्था ने उसे माफ नहीं किया। इतनी बड़ी गलती की थी मैंने, विवेक अपने आप से सवाल करते हुए बोला। पर आस्था, जानता हूँ गलती मैंने की है, बस एक आखिरी मौका दो मुझे। वो अपने आप में बोले जा रहा था, जब उसके कानों में उसकी माँ की आवाज आई, अरे आस्था बेटा, तुमने सब कुछ सही से बोल दिया ना रामू को। विवेक ने जब आस्था सुना तो तुरंत वहां देखा जहां से आस्था आ रही थी। जब विवेक ने आस्था को देखा तो बस देखता रह गया। आस्था ने लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, हाफ स्लीव ब्लाउज पहना था। वो बेग से डिप था, मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी। बस उसने मंगल सूत्र नहीं पहना था। आस्था अंदर आकर सुषमा जी के पास जाकर बोली, जी माँ। आस्था विवेक के सामने से आगे निकल गई। सुषमा जी ने सभी से आस्था को मिलाया। आस्था जैसे सभी के पैर छूने गई, तो राजन जी, आरुष के पापा, बोले, बेटा बिटिया पैर नहीं छूती। सुषमा जी बोली, रामू जाओ, मैडम को उनका कमरा दिखा दो। पर विवेक बोला, मॉम मैं आस्था को हमारा कमरा दिखा देता हूँ। पर सुषमा जी बोली, नहीं, आस्था आपके साथ नहीं रहेंगी, उनका अलग कमरा होगा। जब तक उनकी खुद की मर्जी नहीं होती तब तक आस्था आपके साथ नहीं रहेंगी। और हाँ, आप दोनों की शादी फिर से होगी, लेकिन आस्था और आप फिर भी अलग ही रहेंगे। विवेक तो उदास हो गया। वो आस्था को आस भरी नजरों से देखने लगा, पर आस्था ने उसे एक बार भी नहीं देखा।
जल्दी ही रामू आया और आस्था को लेकर ऊपर के सेकंड फ्लोर पर गया। क्योंकि सभी बच्चे ऊपर ही रहते थे, विवान, शीना, विवेक और अब आस्था भी ऊपर ही रहेगी। आस्था वहां से चली गई। विवेक की हालत पर सभी को हंसी आ रही थी, पर सब चुप रहे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सुषमा जी और देवेश नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। सभी अपने अपने कमरे में थे। आज अरमान भी सुषमा जी के साथ था। रात के 12 बजे आस्था बालकनी से बाहर देख रही थी, जब उसके दरवाजे पर किसी ने नोक किया। आस्था जाकर दरवाजा खोली तो विवेक बिना वनिक के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी स्पीड देख आस्था भी हैरान थी। विवेक जल्दी से आस्था की कमर को पकड़ दीवार से लगा दिया और अपने चेहरे को आस्था के चेहरे से जोड़कर बोला, क्या जरूरत थी किसी और कमरे में रुकने की? तुम मेरे साथ भी तो रह सकती थी ना। कितना तड़पाओगी मुझे? मुझे जरूरत है तुम्हारी। अब क्या पूरी जवानी गुस्से में ही निकालनी है? आस्था को विवेक की बातें एक ये से लड़के की तरह लग रही थी जो उसे पाना चाहता हो, और विवेक शिकायत कर रहा था। आस्था तो पहले विवेक से गुस्सा थी, पर उसे अब विवेक को परेशान करने में मजा आ रहा था, और वो अब इन सब का पूरा फायदा उठाने वाली थी। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। विवेक ने अपना माथा आस्था के माथे से हटाकर उसके गले में ले आया और गर्दन को चूमने लगा। आस्था की सांसें अपने आप बढ़ने लगी, पर उसने खुद को रोक लिया। पर विवेक तो जैसे मदहोश हो। वो आस्था की नाइटी की डोरी खोलने लगा तो आस्था बोली, मैं अभी मॉम को बताती हूँ तुम मेरे कमरे आए हो। मॉम का नाम सुन विवेक रुक गया। वो आस्था को देखने लगा तो आस्था की आंखों में तेज था, जैसे वो सच में बोल देगी। उसकी ऐसी निगाहों से विवेक अपना थूक गटकते हुए बोला, आस्था देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? आस्था ने सपाट लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं। अब मेरे कमरे से निकलो अभी, वरना मैं सबको बुला दूंगी। विवेक उदास मन से जाने लगा, पर उसने रुककर मासूम सा चेहरा बनाकर आस्था को देखा। पर आस्था उसे अपनी आंखें दिखाने लगी, फिर वो गया, पर फिर मुड़कर उसे देखने लगा। उसने ऐसा कई बार किया, पर वो चला गया। आस्था ने दरवाजा बंद किया और हंसने लगी। कितना क्यूट लग रहा था, जैसे उसे उसकी प्यारी चीज नहीं मिली हो। आस्था इतराते हुए बोली, अब आगे देखो मिस्टर मित्तल, जैसे मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या नहीं किया, पर तुमने मुझे कितना तड़पाया। अब बारी मेरी है। वो विवेक के बारे में सोचते हुए सो गई। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।